हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। आज हम लोग बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2022 का डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन 2022 का भी डिस्कस कर चुके हैं और साथ ही साथ हम लोग 2023 और 2024 का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, जिसके साथ बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोग बताए हैं। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आज आप उस वीडियो को देख ले। और इसके लिए आपको इस चैनल पे एक प्लेलिस्ट मिलेगा बायोलॉजी की रिवीजन क्लास के नाम से, उसमें जाइएगा तो आपको सारे लाइन बाय लाइन वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है। न्यूक्लिक अम्ल को किस एंजाइम द्वारा तोड़ा जाता है वो पूछा जा रहा है। हम लोग पता है जो न्यूक्लिक अम्ल होता है, तो इसी न्यूक्लिक अम्ल से किसका निर्माण होता है, तो आरएनए और डीएनए का निर्माण होता है। इसी न्यूक्लिक अम्ल से किसका निर्माण होता है, तो आरएनए भी बनता है और साथ साथ डीएनए का भी इससे निर्माण होता है। इसको हम लोग बोलते हैं डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, इसको राइबो न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रकार के हम लोग न्यूक्लिक अम्ल पढ़ते हैं। अब इस न्यूक्लिक अम्ल को विखंडित करने के लिए, तोड़ने के लिए कुछ एंजाइम की आवश्यकता पड़ता है। और जो एंजाइम की आवश्यकता पड़ता है वो कौन से एंजाइम की आवश्यकता पड़ता है, न्यूक्लियोएज नाम से एंजाइम होता है। तो इस बात को, न्यूक्लिक अम्ल को तोड़ने के लिए कौन से एंजाइम की आवश्यकता पड़ता है, तो न्यूक्लियोएज एंजाइम की जरूरत पड़ता है। अब अगर बात करेंगे पॉलीमेरेज, तो पॉलीमेरेज भी एक प्रकार के क्या है, एंजाइम है, जो डीएनए को और आरएनए को श्रृंखला को ये बढ़ाने में मदद करता है। मतलब डीएनए और आरएनए को ये बोल सकते हैं बनाने में मदद करता है कौन, पॉलीमेरेज एंजाइम। एक और है प्रोटीएज भी। तो प्रोटीएज भी एक प्रकार का क्या होता है, एंजाइम होता है, जो प्रोटीन श्रृंखला को, जो प्रोटीन को तोड़ने में मदद करता है। हम लोग पता है कि प्रोटीन का भी एक कवक बना रहता है डीएनए और आरएनए के ऊपर, जो उस पर पेप्टाइड बंध रहता है अमीनो एसिड के रूप में। उसी को ये क्या करता है, तो पेप्टाइड बंध को तोड़ने में ये मदद करता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है प्रोटीएज एंजाइम। एक है लाइगेज एंजाइम। तो लाइगेज एंजाइम का बात करेंगे तो ये दो न्यूक्लिक अम्ल श्रृंखलाओं को जोड़ने में मदद करता है। ये दो न्यूक्लिक अम्ल की श्रृंखला को ये क्या करता है, तो ये जोड़ने में मदद करता है कौन, लाइगेज एंजाइम। तो ये सारे एंजाइम के बारे में ध्यान रखें, लेकिन बेसिकली यहाँ पे जो आंसर होने वाला है कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन बोला गया है कि मनुष्य का जो हाथ होता है, चमगादड़ का जो पंख होता है, और ये हवेल लिखा हुआ है, ठीक, हवेल का जो फिलिपर होता है, ये सब के सब कैसा अंग होता है। देखा जाए इसका, जब हम भ्रूणीय स्ट्रक्चर देखते हैं किसका, मनुष्य का हाथ का, चमगादड़ के पंख का और हवेल के फिलिपर का, जब भ्रूणीय स्ट्रक्चर का अध्ययन किया जाता है तो सबका स्ट्रक्चर समान ही दिखता है। सबका स्ट्रक्चर कैसा होता है, समान दिखता है, लेकिन बेसिकली इसका काम अलग अलग होता है। काम अलग अलग है लेकिन स्ट्रक्चर सबका समान होता है, तो ये माना जाता है कि एक ही पूर्वज से क्या हुआ होगा, बना होगा। ये तीनों के तीनों एक ही पूर्वज, तीनों का पूर्वज सेम ही होगा। तो ऐसे अंगों को हम लोग क्या कहते हैं, समजात अंग के नाम से जानते हैं। ऐसे अंग को हम लोग क्या कहते हैं, समजात अंग के नाम से जानते हैं। असमजात अंग के बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि वैसा अंग जिसको देखने में स्ट्रक्चर जो देखा जाता है, ऐसा आमतौर पर देखा जाए तो उसका कार्य समान होता है, लेकिन उसका भ्रूणीय स्ट्रक्चर अलग होता है। कार्य समान होगा लेकिन भ्रूणीय स्ट्रक्चर अलग होता है, तो उसको हम लोग असमजात अंग के नाम से जानते हैं। एक हम लोग जानते हैं अवशेषी अंग। अवशेषी अंग उसको कहते हैं जिस अंग का अब हम लोग कोई उपयोग नहीं होता, शरीर में जिस अंग का कोई उपयोग नहीं होता है उसको हम लोग अवशेषी अंग के नाम से जानते हैं। जैसे हम लोग का अपेंडिक्स होता है, अपेंडिक्स का हम लोग कोई, उसका आज के डेट में हम लोग शरीर में उसका कोई काम नहीं है। हम लोग बाल का भी शरीर में कोई काम नहीं रह गया है, तो ये सब हम लोग अवशेषी अंग में गिनते हैं, जिसका हम लोग के शरीर में कोई काम न रहता है, फिर भी वो हम लोग के शरीर के अंदर है, तो उसको हम लोग अवशेषी अंग के नाम से जानते हैं। बात क्लियर है। सब्जेक्टिव इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीसीआर तकनीक के दौरान एस एस डीएनए का प्राइमर को बांधने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो देखो, पीसीआर टेक्निक जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं, पीसीआर टेक्निक का जब इस्तेमाल, पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन इसको हम लोग बोलते हैं, इसके पहले भी चर्चा किए थे। तो ये एक प्रकार का हम लोग बोल सकते हैं कि ये टेक्निक है जिससे डीएनए का निर्माण वगैरह करने में मदद करता है। ठीक, नए डीएनए का प्रतिलिपिकरण बनाने में मदद करता है पीसीआर टेक्निक। पीसीआर का मतलब क्या होता था, पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इसका मतलब होता है पॉलीमेरेज, पॉलीमेरेज
चैन रिएक्शन, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है। अब बात करते हैं पीसीआर का। तो पीसीआर जो होता है कुछ खंडों में बटा हुआ रहता है। पीसीआर का जो सबसे पहला हम लोग काम देखते हैं पीसीआर का, तो ये क्या होता है कि इसमें डीएनए का पहले खंडन किया जाता है। डीएनए को क्या किया जाता है, डीएनए का इसमें सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, खंडन करते हैं, जिसको हम लोग क्या किस नाम से जानते थे, विकृति। तो प्रोसेस जो स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले इसमें स्टार्ट होता है वो क्या होता है, वृत्ति वृत्तीकरण। सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, वृत्तीकरण। वृत्तीकरण में क्या होता है कि जब डीएनए दो रज्जु का बना हुआ रहता है, डीएनए का होता है ये दो रज्जु आपस में क्या होता है, हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ा रहता है। जब इस रज्जु को तोड़ा जाता है, क्या किया जाता है, इस रज्जु को ब्रेक डाउन किया जाता है, तोड़ा जाता है, और तोड़ने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, विकृतीकरण के नाम से जानते हैं। तब जाकर दूसरा जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग कहते हैं तापना, तापना तापनु तापनुशीतन। दूसरा प्रोसेस को हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोसेस होता है उसको हम लोग कहते हैं तापनुशीतन। तापनुशीतन प्रोसेस में क्या होता है, तो मान लो कि एक रज्जु का ये खंड हो गया, इसको एसएस का मतलब होता है सिंगल स्टैंड। क्या होता है, तो सिंगल स्टैंड बोलते हैं। जब ये खंड इसका हो गया, खंड होने के बाद क्या होता है, इसमें आकर जुड़ता है, इसमें आकर क्या होता है, प्राइमर आकर जुड़ता है। प्राइमर हम लोग बोलते हैं जो छोटा छोटा खंड रहता है जो कि आके इसमें क्या होता है, जुड़ना शुरू करता है। प्राइमर का छोटा छोटा खंड क्या होता है, एक ही बार में ये पूरा नहीं जुड़ता है, तो प्राइमर उसको बोलते हैं जब इसका छोटा छोटा एक खंड आके इससे जुड़ता है और फिर से ये डबल रज्जु का निर्माण करने लगता है, तो उसी को प्राइमर कहते हैं। तो इसमें प्राइमर का आके बंधना, जब प्राइमर आके इससे बंधना शुरू होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तापनुशीतन के नाम से जानते हैं। लास्ट जो होता है, तो लास्ट 3 नंबर जो होता है वो होता है बहुलीकरण। 3 नंबर क्या होता है, पीसीआर का तकनीक का प्रोसेस होता है। तो बहुलीकरण में क्या होता है कि ये अलग अलग जो खंड जुड़ा हुआ था ये पूरा एक साथ क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है। बहुलीकरण में क्या होता है, जो ये अलग अलग खंड जुड़ा हुआ था ये सब पूरा के एक साथ कनेक्ट हो जाता है। तो ये 3 प्रोसेस से गुजरता है पीसीआर। अब पूछा ये प्राइमर था, प्राइमर किसको बोलती है, जो छोटा छोटा जो खंड आके जुड़ रहा है तो उसी को हम लोग प्राइमर कहते हैं। तो इस किस में आके ये हो रहा है, ताप तापनाशीतन में आके हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में कौन आरडीटी का साधन नहीं है। निम्नलिखित में कौन आरडीटी का साधन नहीं है। अब इसमें कौन नहीं है पूछा, ये नहीं पूछा है कौन है। तो आरडीटी एक प्रक्रिया होता है, पीसीआर का ही तकनीक होता है, पीसीआर का ही एक प्रक्रिया होता है, जिसमें तकनीक होता है डीएनए या आरएनए का प्रतिलिपिकरण बनाने में इसके मात्रा का उपयोग किया जाता है। इसको मापने में डीएनए और आरएनए के प्रतिलिपिकरण बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी बोल सकते हैं एक आणविक टेक्निक है, जिसमें क्या किया जाता है, डीएनए हो या आरएनए हो, इसका प्रतिलिपि बनाने में मदद करता है। प्रतिलिपि मतलब इसी के जैसा एक नए का निर्माण करने में, बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, बनाने में। और इसके मात्रा को मापने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है आरडीटी टेक्निक का। तो आरडीटी जो तकनीक होता है, तो इसमें अभी हम लोग थोड़ा देर पहले ही पढ़े कि सबसे पहला जो इसमें काम आता है, अगर बात करेंगे संवाहक, संवाहक बोले, ये इसको इंग्लिश में हम लोग प्राइमर के नाम से जानते हैं, इसलिए इसको इंग्लिश में अभी हम लोग प्राइमर भी देखें क्या होता है, तो इसको हम लोग प्राइमर्स के नाम से न जानते हैं। तो संवाहक बोले या प्राइमर, दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। तो ये क्या काम करता है, डीएनए को छोटे डीएनए या आरएनए खंड को क्या करता है, तो बनाने में मदद करता है। तो डीएनए या आरएनए का प्रतिलिपि बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले जो छोटे छोटे, अभी हम थोड़ा देर पहले ही दिखाए कि डीएनए का मान लो कि ये एक खंड है, तो हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे खंड लाके इसमें क्या करते हैं, जोड़ते हैं। यही जो छोटा खंड होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संवाहक के नाम से जानते हैं, प्राइमर्स के नाम से जानते हैं। दूसरा इसमें प्रोसेस क्या होता है, दूसरा हो गया यहाँ पर प्रतिबंधन, प्रतिबंधन एंजाइम। तो प्रतिबंधन एंजाइम का काम होता है ये छोटे छोटे खंडों को क्या करना, जोड़ना, डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर काटने के, अच्छे सॉरी, प्रतिबंधन एंजाइम क्या काम करता है, तो डीएनए के विशिष्ट स्थानों पर काटने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे डीएनए का रज्जु यहाँ पर बनता है,
तो जब डीएनए का रज्जु होता है तो ऐसा नहीं है कि कहीं से भी काटना शुरू कर देता है, कहीं एक विशिष्ट स्थान से क्या करता है, ये कटना शुरू करता है। तो ये जो रज्जु होता है, रज्जु काटना शुरू किया जाता है तो एक विशिष्ट स्थान पर, ऐसा नहीं कि शुरू से शुरुआत होता है। तो उसी को उसमें कौन एंजाइम मदद करता है, तब प्रतिबंध एंजाइम मदद करता है। एक यहाँ पर और दिया है पॉलीमरेज एंजाइम। तो पॉलीमरेज एंजाइम बेसिकली क्या करता है, तो डीएनए आरएनए के प्रतिलिपिकरण बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले जो भी एंजाइम होता है उसको हम लोग पॉलीमरेज एंजाइम के नाम से जानते हैं। ठीक, तो ये कुछ टेक्निक होता है, लेकिन आरडीटी में कौन सा साधन उपयोग नहीं किया जाता है, तो इन ट्रांस का प्रयोग नहीं किया जाता है, इन ट्रांस का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टैग पॉलीमरेज एंजाइम प्राप्त होता है। ये टैग पॉलीमरेज एंजाइम जो है कहाँ से निकलता है? टैग पॉलीमरेज एंजाइम एक प्रकार का डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। इसके पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। ये कहाँ से निकलता है, तो इस बात को ध्यान में रखना। टैग पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है थर्मस एक्वाटिकस, ये एक क्या है, विषाणु जीवाणु है। क्या है ये? एक प्रकार की ये जीवाणु है। इसी जीवाणु से कौन सा स्रावित होता है? टैग पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज एंजाइम प्राप्त होता है। तो इसी इसी जीवाणु से टैग पॉलीमरेज एंजाइम प्राप्त होता है, बोल सकते हैं प्राप्त होता है। तो ये एक प्रकार का जीवाणु होता है, इसी से टैग पॉलीमरेज एंजाइम प्राप्त होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष मनाया जाता है कितने? 7 अप्रैल को। तो ये तो याद रखने वाला क्वेश्चन है। याद रखा जाए कि जो हेल्थ दिवस होता है वो कितना तारीख को मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमनियोसेंटेसिस द्वारा विश्लेषण होता है। तो ये किसका विश्लेषण होता है, ये चीज़ यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो एमनियोसेंटिस क्या है, तो एक प्रक्रिया है जो कि हॉस्पिटलों में ये अपनाया जाता है। उसमें क्या होता है, गर्भवती जो महिला होती है, गर्भ में स्थित देखो ध्यान से थोड़ा समझना है। एंटीओसिक एक द्रव होता है, एमनियोटिक, इसको बोलते हैं एमनियोटिक। एमनियोटिक एक द्रव होता है। ये द्रव बनता कब है, तो ये जब जो गर्भवती महिला होती है उसी के शरीर में ये द्रव पाया जाता है। और ये द्रव का विश्लेषण किया जाता है, निकाला जाता है, और निकाल के जांच किया जाता है। अब इससे क्या क्या चीज़ें जांच सकते हैं, तो ये किसके शरीर में होगा, तो सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है, ये गर्भवती महिला में होती है, महिला में होता है, गर्भवती महिला। ये गर्भवती महिला का शरीर में रहेगा। और ये इससे हम लोग क्या क्या चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं, तो गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग पता कर सकते हैं। पहला पॉइंट अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, गर्भ में पल रहे, ज़्यादातर यही लोग करते हैं, बच्चे का लिंग पता करते हैं। लेकिन ये गैर कानूनी है, बच्चे का लिंग पता करना गैर कानूनी है। लेकिन जो उसमें उसमें एमनियोटिक द्रव जो पाया जाता है, उसमें जो एमनियोटिक द्रव होता है, उसी एमनियोटिक द्रव के सहायता से पता किया जाता है कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है कि लड़की है। और बहुत सारे ऐसा चीज़ों के बारे में पता लगाया जाता है, उसका प्रतिरोधक क्षमता पता किया जाता है, बच्चे का प्रतिरोधक क्षमता कितना है, आनुवांशिक विकार, उसमें आनुवांशिक बीमारी कौन कौन सा है, तो ये सब चीज़ों के बारे में पता किया जाता है। तो इसका जो विश्लेषण होता है कहाँ से होता है, तो एमनियोटिक द्रव से किया जाता है। इस बात को ध्यान में रखना, तो ये एमनियोटिक द्रव से किया जाता है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉपर टी का कार्य क्या होता है, तो इसका बहुत बार ये रिपीट कर चुका है क्वेश्चन। कॉपर टी महिला यूज करते, जैसे कंडोम पुरुष यूज करते वैसे कॉपर टी महिला यूज कर सकती है गर्भधारण को, मतलब निषेचन की घटना रोकने के लिए। गर्भधारण तो अलग बात हो गई, जब यहाँ पे जब निषेचन घटना हो जाता है उसके बाद गर्भधारण होता है। ठीक, तो ये निषेचन की घटना को रोक देता है, मतलब शुक्राणु को क्या करता है, अंडाशय तक पहुंचने में ये क्या करता है, रोक देता है पहले ही। तो ये निषेचन घटना को क्या करता है, रोकने का काम करता है, जो कि महिलाएं अपनी योनि में इसका इस्तेमाल करती है। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
जननांग मस्सा निम्नलिखित में किसके द्वारा फैलता है? देखिए एक प्रकार के जनन अंग से रिलेटेड ये एक प्रकार का क्या है, बीमारी है। जनन अंग से रिलेटेड ये क्या है, एक प्रकार के बीमारी होता है। तो ये कैसे फैलता है? तो यौन यौन संचालित रोग है। कैसा रोग है ये? तो यौन यौन संचालित रोग है। तो ये एक प्रकार की यौन संचालित रोग होता है, जो कि ये एक विषाणु से फैलता है। उस विषाणु का नाम क्या है? तो पैपिलोमा विषाणु होता है। इसी से क्या होता है, जननांग मस्सक का निर्माण होता है, जो कि ये बीमारी एक प्रकार का क्या हो गया, ये बीमारी हो गया, जो कि देखने को मिलता है। और ये किस प्रकार की बीमारी होती है? यौन संचालित रोग होता है ये। अगर हम लोग बात करते हैं अगर हेपेटाइटिस ए का, तो हेपेटाइटिस ए जो होता है एक वायरस संक्रमण बीमारी है। ये कैसा है? ये वायरस जो कि लीवर को इफेक्ट करता है। ये किसको खराब करता है? तो ये लीवर को इफेक्ट करता है। इस बात को ध्यान में रखना। एक हार्पिस विषाणु, इसको भी हम लोग पढ़े थे। तो ये भी कैसा? तो ये भी एक जननांग समस्या है, जननांग से रिलेटेड बीमारी होता है हार्पिस, जो कि हार्पिस विषाणु से होता है। किससे होता है? तो हार्पिस विषाणु से होता है। ये भी जननांग समस्या से रिलेटेड बीमारी देखने को मिलता है। ट्राइकोमोनास का बात करेंगे तो ये एक प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। किससे? तो ये एक प्रोटोजोआ से होने वाला बीमारी है। तो ये सब थोड़ा ध्यान में रखना है। लेकिन अगर जननांग मस्सा का बात करेंगे तो ये पैपिलोमा विषाणु से होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे बोल जाए तो डीएनए पुनर्योजन तकनीक का उपयोग किया जाता है। देखो डीएनए पुनर्योजित डीएनए का निर्माण हम लोग बोल सकते हैं कि ये जिससे डीएनए के टुकड़े को एक साथ जोड़ के एक नए डीएनए का अणु का निर्माण किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि कुछ एक अलग प्रकार के उसमें गुण देखने को मिले, कुछ नया गुण देखने को मिला। इसलिए डीएनए पुनर्योजित तकनीक अपनाया जाता है। अब डीएनए पुनर्योजित तकनीक का बात करेंगे तो इसका कुछ स्टेप होता है, कुछ चरण होता है। तो अगर डीएनए पुनर्योजित डीएनए का कैसे निर्माण किया जाता है उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। डीएनए एक ऐसा डीएनए का निर्माण किया जाता है कुछ में क्या हो कि कुछ बीमारियों से लड़ने के कुछ अलग प्रकार के गुण, कुछ नए प्रकार के गुण जिसमें शामिल हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डीएनए पुनर्योजित डीएनए कहते हैं। ठीक, इसके लिए कुछ स्टेप होता है। तो स्टेप का बात करेंगे तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है क्लोनिंग। क्लोनिंग का मतलब ही है कहीं पर क्लोन बनाना, कहीं पर ज़्यादा मात्रा में उसका निर्माण करना। क्लोनिंग संवाहक। तो क्लोनिंग संवाहक में क्या होता है? वह वाहक डीएनए जिसका उपयोग करके डीएनए के टुकड़े को एक साथ जोड़ा जाता है। देखो अब मान लो कि हमको किसी का वांछित, एक होता है वांछित डीएनए, वांछित 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 मतलब क्या होता है कि हमको जो गुण चाहिए, जो डीएनए का गुण चाहिए, पहले उस डीएनए को हम कलेक्ट करते हैं। उस डीएनए को कलेक्ट करके संवाहक डीएनए में प्रवेश करवाते हैं। किसमें प्रवेश कराते हैं? संवाहक डीएनए में प्रवेश करवाते हैं। वांछित डीएनए को लेकर किसमें प्रवेश कराते हैं? तो संवाहक डीएनए में प्रवेश कराते हैं। और प्रवेश कराकर वो जो वांछित डीएनए है उसके मात्रा को इसमें क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। उसके मात्रा को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्लोनिंग संवाहक के नाम से जानते हैं। दूसरा जो होता है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज तथा डीएनए लाइकेज का उपयोग किया जाता है। अब ये किस लिए किया जाता है? तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज का उपयोग डीएनए के टुकड़े को काटने के लिए किया जाता है। फिर लाइकेज का उपयोग एक साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। देखो डीएनए को काटने के लिए बात करेंगे तो कौन सा? प्रतिबंधन इंजाइम। तो प्रतिबंधन जो होता है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज न्यूक्लियस का बात करेंगे तो ये क्या काम करता है? तो ये काम करता है डीएनए का टुकड़ा करना, डीएनए को काटना, डीएनए को टुकड़े को काटना, डीएनए के टुकड़े को काटना। ठीक है। दूसरा इसमें दिया हुआ है डीएनए लाइकेज। लाइकेज तो ये काम करता है डीएनए टुकड़े को जोड़ना, डीएनए के टुकड़ों को वो काटना हो गया। ये जोड़ने का काम करता है। ये जोड़ता है। ठीक है। उसके बाद इसमें लास्ट प्रोसेस अपनाया जाता है जल विद्युत कण संचलन का उपयोग, जो कि क्या करता है? तो डीएनए को अलग, जैसे कहते हैं जल विद्युत संचलन का उपयोग करते हैं, डीएनए के टुकड़े को अलग किया जाता है और उसकी शुद्धता की जांच की जाती है। मतलब वो शुद्ध है कि नहीं,
अलग अलग करके पहले उसको शुद्धता जांचते रह जाता है वो पूरी तरह से शुद्ध है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं जेल विद्युत कण संचलन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तीनों के तीनों इस्तेमाल होते हैं डीएनए पूर्ण हो गए डीएनए में, तो इसलिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि आनुवांशिकता अभियांत्रिकी जीवाणु को जिसके उत्पादन के लिए संयोजित किया जाता है। अब देखो आनुवांशिकता के यूज करके हम लोग इसमें से किसका निर्माण हम लोग करते हैं। तो देखो किसका निर्माण पूछ ही दिया था, हम लोग सबको पता है कि इंसुलिन लोग बाहर से लेते हैं। इसका मतलब ये इसका निर्माण किया जाता है, बनाया जाता है, तभी जाकर लोग क्या करते हैं, ये बाहर से लेते हैं। ये तो सब लेते हैं, थायरॉक्साइड हम लोग शरीर में बनता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी तो शरीर में पड़ता है, एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है ये भी शरीर में बनता है। ये दोनों को दोनों जनन अंग से रिलेटेड है। थायरॉक्सिन हम लोग पता है कि हम लोग जो गाला के पास होता है वहाँ से ये स्रावित होता है। तो बेसिकली इंसुलिन ही होता है जो कि शरीर से बाहर से लिया जाता है जब किसी के शरीर में इसका कमी हो जाता है तब। ये बेसिकली काम क्या करता है इंसुलिन, तो शुगर को कंट्रोल करता है। किसको, शुगर के कंट्रोल। अगर इसका मात्रा शरीर में कम हो गया तो शुगर की मात्रा बढ़ने लगता है शरीर में, जिसके कारण हम लोग शुगर का बीमारी देखने को मिलता है। तो उसी को कंट्रोल करने के लिए हम लोग बाहर से इंसुलिन लेते हैं। तो बाहर से इंसुलिन ऐसे ही बन जाता है, कैसे ही मिल जाता है, उसको बनाया जाता है अभियांत्रिकी जीवाणुओं का प्रयोग करके। उसका क्या किया जाता है, उसका ज़्यादा मात्रा में निर्माण किया जाता है, जिसके मार्केट में इसको बेचा जाता है, जो कि लेकर इंसान लोग मतलब जिनको बीमारी रहता है वो खरीद कर उसको क्या करते हैं, या तो सुई के द्वारा लेते हैं, शरीर में इंसुलिन लेते हैं, इंसुलिन लेकर अपने शुगर को कंट्रोल करते हैं। तो इसलिए इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से यहाँ पर बात आ गया कौन सा, तो संवाहक डीएनए को छोटे खंड का क्लोनिंग कर सकता है। तो बेसिकली जो क्लोनिंग करता है संवाहक डीएनए जो होता है, अभी हम थोड़ा देर पहले ही बताए कि एक होता है अवांछित डीएनए, एक होता है संवाहक डीएनए। वांछित डीएनए किसको बोलते हैं, वांछित डीएनए हम पहले ही बोल दिए, जो डीएनए हमको चाहिए, जिसका गुण हम लोग को ज़्यादा मात्रा में चाहिए, तो उसको जिससे प्राप्त होता है पहले उससे उसको निकाला जाता है, उससे निकाल कर उसको ज़्यादा मात्रा में निर्माण करना रहता है। तो उसको किस में डालते हैं, तो संवाहक डीएनए में डालते हैं। किस में हस्तांतरित करते हैं, संवाहक डीएनए। और संवाहक डीएनए उसका क्लोनिंग बनाकर उसका ज़्यादा मात्रा में निर्माण करता है। बेसिकली उसी को संवाहक डीएनए के छोटे खंड को हम लोग किस नाम जानते हैं, प्लाज्मिड में के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन से प्रतिबंधन एंजाइम ब्लंट सीरा उत्पादित करते हैं। देखो बहुत अलग अलग प्रकार के प्रतिबंधन एंजाइम होता है। जो डीएनए के विशिष्ट स्थान पर प्रतिबंधन एंजाइम का काम ही होता है डीएनए के अलग अलग स्थानों पर काटना। प्रतिबंधन का एंजाइम का क्या है, डीएनए के अलग अलग खंडों पे काटना। तो बेसिकली हम लोग जो यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो डीएनए के अलग अलग खंडों पे काटना, तो कौन सा जगह पर काटना, ब्लंट सीरा पे। कौन सा जगह पे, तो ब्लंट सीरा पे काटना। तो ब्लंट सीरा डीएनए का एक सीरा का नाम होता है, जो डबल स्टेंस एक दूसरे को साथ समांतर रूप से जब जुड़ा रहता है उसको हम लोग ब्लंट सीरा कहते हैं। उस स्थान पे कौन सा प्रतिबंधन, सब बहुत सारा इसमें प्रतिबंधन एंजाइम का ही नाम दिया हुआ है, लेकिन कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम होता है जो ब्लंट सिरा पे काटता है, तो इको आरबी होता है। कौन सा होता है, तो इको आरबी जो होता है वो प्रतिबंधन एंजाइम के ब्लंट सिरा पे कट लगाता है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता स्वस्थानीय संरक्षण का तरीका नहीं है। देखो सबसे पहले समझते हैं ये स्वस्थानीय संरक्षण क्या है। जब किसी जीव का प्राकृतिक आवास में ही रखा जाता है, उसको संरक्षित करके रखा जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वस्थानीय कहते हैं। बात समझ में आए जो हम अभी बोले, किसी भी जीव को अपने ही प्राकृतिक आवास में जब उसको रखा जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वस्थानीय कहते हैं। अब वही चीज पूछा हुआ है इसमें से कौन सा स्वस्थानीय संरक्षण नहीं है, कौन मतलब इंसानों के द्वारा बनाया जाता है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। बात क्लियर है। अब इसको लिख भी देते हैं, अगर याद नहीं रहेगा तो लिख सकते हैं प्राकृतिक आवास में संरक्षित रखना, जीवों को प्राकृतिक आवास में संरक्षित रखना स्वस्थानीय कहलाता है।
अब देखो, सुरक्षित जैवमंडल ये भी क्या किया जाता है, तो ये भी प्राकृतिक आवास है। पवित्र उपवन ये भी प्राकृतिक आवास होता है। वन जीव अभयारण्य ये भी क्या होता है, प्राकृतिक आवास होता है। ये सब का सब प्राकृतिक आवास है। लेकिन वनस्पतिक उद्यान जो होता है ये इंसानों को द्वारा क्या प्राकृतिक रूप से मतलब कृत्रिम रूप से बनाया गया है। अलग अलग पौधे को इसमें रखा जाता है, अलग अलग बोल सकते जितने प्रकार के पेड़ पौधा होता है सभी का संरक्षण करके इसमें रखा जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये कृत्रिम होता है, अपने आप ये नहीं बना रहता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसलिए पूछा है कौन नहीं, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे पूछा जा रहा है कि ये है हुलॉक गिलवन पाया जाता है। तो हुलॉक गिलवन कौन सा अभयारण्य में पाया जाता है, तो ये जो पाया जाता है बेसिकली कहाँ पे, काजीरंगा पक्षी अभयारण्य में पाया जाता है। तो ये काजीरंगा पक्षी अभयारण्य में ये जीव देखने को हम लोग को मिलता है, बस ये याद रखने वाला है। तो इसको याद रखना है, काजीरंगा पक्षी अभयारण्य में ये जीव पाया जाता है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एटिलॉप सर्विकापा ये क्या है, ये कैसा जाति है, सुदेव प्रजाति है, ये संकटग्रस्त प्रजाति है, विलुप्त प्रजाति है, एक गंभीर रूप से संकट प्रजाति है, ये पूछा है, ठीक। तो बेसिकली अगर हम इसका बात करेंगे तो ये जो होता है ये संकटग्रस्त प्रजाति में आता है। किस में आता है, ये संकटग्रस्त प्रजाति। सुवैध प्रजाति किसको बोलते हैं, तो बेसिकली सुवैध जो हम लोग उसको बोलते हैं, सुवैध प्रजाति हम लोग किसको कहते हैं, तो सुवैध के बारे में थोड़ा सा, हाँ, सुवैध प्रजाति कहते हैं कि जो कि जिसका जनसंख्या क्या हो रहा है धीरे धीरे कम हो रहा है, जिसकी जनसंख्या क्या हो रहा है धीरे धीरे कम हो रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सुवैध प्रजाति कहते हैं। लेकिन स्लो रूप से इसका मात्रा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। संकट प्रजाति किसको कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं कि जिसको संकटग्रस्त मतलब क्या, जिसकी जनसंख्या बहुत तेजी से घट रहा है, ऐसा जीव जिसकी जनसंख्या बहुत तेजी से घट रहा है उसको हम लोग संकटग्रस्त प्रजाति कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, संकट। विलुप्त प्रजाति सभी को पता है, जो अब दिखाई ही नहीं देता है उसको हम लोग विलुप्त प्रजाति कहते हैं। एक दिया गंभीर रूप से संकट मतलब अब ये पूरी तरह से लग रहा है कि खत्म हो ही जाएगा। अब ये जब पूरी तरह से लग रहा है खत्म हो ही जाएगा, इसको हम लोग नहीं बचा सकते, विलुप्त हो जाएगा, तो उसको हम लोग गंभीर रूप से संकट प्रजाति के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पर बात किया जा रहा है एटिलॉप। तो एटिलॉप जो प्रजाति है, तो एटिलॉप प्रजाति किस में आता है, संकटग्रस्त में आता है, मतलब इसका जनसंख्या बहुत तेजी से घट रहा है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रेड डाटा बुक सूचीबद्ध प्रजाति, रेड डाटा किसको स्टोर करके रखता है, तो सुवैध को भी, अति संकटग्रस्त और संकटग्रस्त, अभी सभी को यहाँ पर आपत्ति संकटग्रस्त और संकटग्रस्त अभी सभी के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर भी दिए। सुवैध का मतलब बता दिए, जो जिस प्रजाति का जनसंख्या धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म होते जा रहा है, खत्म होने के कगार पे है, तो उसको हम लोग सुवैध कहते हैं। अति आपत्तिग्रस्त जो होता है, तो ये होता है कि इसमें आबादी में कमी आ रही है, इसके आबादी में क्या हो रहा है, जिनकी आबादी में कमी आ रहा है लेकिन उतना तेजी से नहीं। इसमें हम लोग बोल सकते हैं अब ये कगार पर है, ख़त्म होने कगार पे है, इसके आबादी में कमी आ रहा है। और संकटग्रस्त मतलब इसमें इसके आबादी में बहुत तेज़ी से कमी आ रही है, इसके आबादी में बहुत तेज़ी से कमी आ रहा है। तो ये सब के सब रेड डाटा बुक में इसका इंडिकेट किया गया है। सब देखो रेड डाटा बुक क्या है बेसिकली, तो उसमें क्या है सारी चीज़ों को लिख कर रखा गया है कि कौन सा जाति किस कगार पे है, मतलब कौन सा जाति किस कगार पे, मतलब वो या तो विलुप्त हो चुका है या विलुप्त होने के कगार पे है या वो उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ रहा है। इस प्रकार से रेड डाटा बुक में सभी को सूचीबद्ध करके लिखा गया है। तो इनमें सभी का हो जाएगा, इनमें से सभी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व संरक्षण दिवस मनाया जाता है, इसको याद रखना है। विश्व संरक्षण दिवस शायद 29 दिसंबर को ही मनाया जाता है। तो विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, हाँ, तो ये 29 दिसंबर को ही मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।